जो अभी पोल्यूशन डे बाय डे गंदे तरीके से बढ़ रहा है, इसका हमारे ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट है? AQI अगर आपका 200 को क्रॉस कर रहा है तो ये स्टडीज में प्रूवन है कि आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। ये दिन पे दिन हमारे ब्रेन के श्रिंकेज के प्रोसेस को बढ़ा रहा है, हमारे सेलुलर डैमेज को बढ़ा रहा है। What is the most dangerous lie your brain tell you every single day? हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है, हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले कॉम्प्रिहेंड करता है, सबसे ज़्यादा समझने की क्षमता रखता है। माइंड और ब्रेन में which is the biggest part? As a neurologist, I would say both matter and they are both interrelated. न्यूरोसाइंस की रिसर्च थी कि जब आप एंगर करते हो तो 3 से 4 घंटे ना आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, प्रोडक्टिव नहीं रहता है, एफिशिएंट नहीं रहता है, आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हो जाता है। हाउ कैन वी डू डोपामिन डिटॉक्स? रिसेंटली इंडिया में ब्रेन डिजीज काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्या कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? इनफैक्ट जो एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में हमें यूजुअली वो पेशेंट्स मिलते थे, वो एज ग्रुप शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स अ यंगर एज। प्रियंका मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर परम जी। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा अपने बारे में बताइए, ये आपकी ऑडियंस है कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। So hello everyone, I am Dr. Priyanka Sehrawat. I completed my MBBS from Lady Harding Medical College. I am currently practicing as a neurologist and I completed my MD Medicine and DM Neurology from AIIMS Delhi. इतने एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि प्रिवेंशन इज़ मच मच बेटर देन क्योर। बचपन से बोलते आ रहे थे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट अभी समझ में आया कि हाउ गुड और हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एंड फॉर दैट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ओनली आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल डिजिटली ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। आप बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। जिन लोगों को अपना ब्रेन समझना है, या आज जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, ब्रेन फॉग भी इसको बोल सकते हो आप, मेमोरी लॉस ही बोल सकते हो, लोगों को कुछ याद नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो ब्रेन फॉग मोस्टली जो काफ़ी लूजली यूज टर्म है, उसका मतलब ये रहता है कि हमें कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो आजकल 20s और 30s के यंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि मैम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं याद करता हूँ अगले दिन फिर भूल जाता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे कुछ बात कर रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है, मुझे 2 बार उससे रिपीट करवाना पड़ता है या सोचना पड़ता है। सो ये बेसिकली एक ब्रेन फॉग वाले टर्म में माना जाता है। अब यंग लोगों में 40 ईयर्स से पहले अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके 3 मेजर कारण होते हैं। पहला, थायराइड। अगर आपको अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म चल रहा है, वो आपके ब्रेन मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करके लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लेथार्जी, सारे सिम्टम्स करते हैं। और दूसरा जो बहुत कॉमनली मिस हो जाता है और बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। आपको डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, बल्कि आपको चक्कर आना, चलते हुए इम्बैलेंस फील होना, लैक ऑफ फोकस रहना कि हम नहीं फोकस कर पा रहे हैं, हम 2 सेकंड के लिए कहीं गायब हो जाते हैं, वो वाले जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा है, आई थिंक हम सभी को उसके बारे में पता है, दैट स्ट्रेस। तो आज की भागती हुई ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने ब्रेन वायरिंग को ख़राब कर रहे हैं और उसकी वजह से आता है ब्रेन फॉग। एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड कोविड बहुत सारे ऐसे चेंजेस मिले हैं हमारे ब्रेन में, जिसमें कि ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें आई हैं, विच इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, जो हमें सांस लेने में तकलीफ आई, जो हमें जुकाम हुआ, बुखार हुआ, वो तो था ही। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 6 महीने से भी ज़्यादा जो लंबे जो सिम्टम्स चले, उसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड सिम्टम्स। उसमें ब्रेन फॉग इज़ वेरी वेरी कॉमन सिम्पटम आउट ऑफ ऑल दोज। ओके। यस, सो ये सारी चीज़ें जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ आवर थायराइड लेवल्स, B12 लेवल्स, एंड ऑल्सो हाउ टू टैकल दैट स्ट्रेस, दैट मेंटल स्ट्रेस, हाउ टू बी मेंटली हेल्दी। अब लेट्स एग्जांपल, ना तो मुझे थायराइड है, ठीक है, ना मैं ऐसा कुछ है, मैं फिट हूँ एकदम, बिल्कुल डाइट वगैरह सब। बट सडनली ना कई बार ऐसा होता है, अब मुझे ये जानना है, और ये बहुत सारे लोगों को होता होगा कि सडनली मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे को एक चीज़ याद है और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ याद करने की, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो किस कंडीशन में होता है? सो हमारे ब्रेन में देर आर लॉट्स ऑफ न्यूरो एट वर्क।
राइट? सो सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं। सो ब्रेन इज नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो हैज सम केमिकल्स, है ना? तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर जो ब्रेन का है, जिसमें कि जैसे क्लॉटिंग हो गया तो कुछ पार्ट का ब्लड सप्लाई चला गया, वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। एक होता है फंक्शनल, जिसमें कि केमिकल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो जैसा आपने अभी बताया कि बहुत बहुत बार सोचने के बाद भी मुझे याद नहीं आता है। ये वाला जो सिम्पटम है, ये अभी का, अगर आपका बी12 और थायराइड ठीक है और आप यंग हो, यू आर लेस देन 40 इयर्स ओल्ड, देन द मोस्ट कॉमन रीजन हियर इज मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम पर, एक ही समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, वो होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नॉट द टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग कि आपने एक काम को ख़त्म किया फिर आपने दूसरे को शुरू किया। आजकल जो हमारी ज़िंदगी है उसमें ये होता है कि हम एक कॉल पर हैं और हमारा दिमाग कहीं और है कि हमें तो घर पे ये काम भी करना था। अच्छा, हमें तो उस चीज़ को पिक भी करना था। अच्छा, हमें तो कल के लेक्चर की भी तैयारी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ डैमेजिंग अ ब्रेन केमिकली और फंक्शनली, एंड दैट इज़ व्हाट लीड्स टू दिस क्रॉनिक थिंग। तो ये जो एक क्रॉनिक लो स्ट्रेस चलता रहता है ब्रेन मॉलिक्यूल्स का, दिस इज व्हाट इम्पेयर्स आवर एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, विच मीन्स एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, विच मीन्स एबिलिटी टू रिकॉल प्रॉपरली। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो आपने उसको रजिस्टर नहीं किया। अगर आपने किसी चीज़ को रजिस्टर ही नहीं किया, हाउ विल यू बी एबल टू रिकॉल इट? आप उसको याद कैसे कर पाओगे? योर ब्रेन नीड्स टू रजिस्टर दैट फैक्ट कि अच्छा, दिस पर्सन्स नेम इज़ दिस, इस बंदे का नाम ये है, या फिर हमें इस टाइम पर इस काम के लिए जाना है। आपने अगर उसको ठीक से एक बार सोचा नहीं, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी आपके ब्रेन को कि हमें 5:30 बजे ये वाला काम करना है, तब आपके ब्रेन में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि अभी 3:15 बजे हमें ये भी करना है, 4 बजे हमें ये भी करना है, 4:15 बजे हमें ये भी करना है, हमारे पास 4:30 का डेडलाइन भी है उस चीज़ का। तो आपके ब्रेन में वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो हो सकता है आप 5:30 वाली चीज़ को भूल भी जाओ, या आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़े कि कुछ तो था जो मुझे 5:30 करना था, बट वो याद नहीं आ रहा है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट। और एक हेल्दी ब्रेन ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है? So I call a healthy brain as a brain which is able to function properly, जो कि अच्छे से function कर रहा है। So physical and mental health दोनों ही brain पे बहुत ज़्यादा impact करते हैं। अगर आप अपना रूटीन का काम नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं, आपको हेडेक्स नहीं है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, और आप यू फील हैप्पी, you are not feeling sad, stressed, lethargic, fatigued, that generally means that your brain is healthy. अदरवाइज अगर आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल करने में हेल्प लेनी पड़ रही है, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों को याद रखने के लिए, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड समथिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड देयर इन योर रूटीन। बट देयर इज़ अ कैपेसिटी ना इन योर ब्रेन कि मैं इतना ही होल्ड कर सकता हूँ। देयर इज़ नो कैपेसिटी, ब्रेन हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल। हर किसी का वो पोटेंशियल अलग होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम किस तरीके से उसको ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। सो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिनको बताइए हम कहते प्लीज़। हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज, जो कि हमारे ब्रेन को ट्रेन करने में हेल्प करती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप ऑल्टरनेट मूवमेंट्स करो, हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फेयर से बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है उसको हम यूजुअली लैंग्वेज के लिए लॉजिकल थिंकिंग वाला ब्रेन बोलते हैं, और जो हमारा राइट साइडेड ब्रेन है, इट्स लाइक अ जीपीएस। ये हमें डायरेक्शन बताता है, ये हमें सेंस बताता है कि अच्छा, इस तरफ हमारा रेस्ट रूम है, इस तरफ हम जाएंगे, कमरे के इस तरफ किचन है, या हम अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो इस तरफ हमारा राइट साइड में वो वाला चीज़ आएगा। तो जो हमारा एक जोग्राफिकल ओरिएंटेशन है ऑफ अस इन द स्पेस, कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड टेबल पर है, मेरा राइट हैंड इधर है, एंड ऑल्सो हमारे सराउंडिंग का जो ओरिएंटेशन है इन स्पेस, वो चीज़ें हमारा राइट ब्रेन बताता है। हम यूजुअली 90% ऑफ द डे हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ करते हैं, विच इज़ अबाउट लैंग्वेज एंड लॉजिकल थिंकिंग। हमारा ये वाला जो ब्रेन है, ये हार्डली 10% यूज़ होता है, और वो 10% भी हमारा ड्राइविंग में यूज़ होता है। वी आर नॉट एबल टू फोकस, वी डोंट इवन हैव टू फोकस ऑन दैट। हम उस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें ड्राइव करना है, यूजुअली हमें पता होता है कि हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, वी जस्ट टेक दैट। वी आर नॉट पुटिंग अ ब्रेन टू स्ट्रेस कि हमें इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है। हम घर पे हैं तो हमें सब पता है कि हमारे घर का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, तो अगर हमें कमरे से वॉशरूम में जाना है तो हम अपने फ़ोन को देखते हुए भी जा पाते हैं। दिस इज़ द वेरी रीज़न। बट अगर हमें किसी से बात करनी है तो वी रियली नीड टू फोकस ऑन आवर वर्ड्स, तो वो जो लॉजिकल थिंकिंग, जो लैंग्वेज वाला ब्रेन है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। यूजुअली अगर आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि ऑल्टरनेट मूवमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इससे 2 बनाया और इसको मैंने फिस्ट क्लोज किया, एंड नाउ आई मेक दिस ऑल्टरनेट कि 2 विद माय राइट हैंड एंड फिस्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेट मूवमेंट, एंड
हार्डली 1 or 2% पीपल आर एबल टू मेक दीज फास्ट ऑल्टरनेट मूवमेंट्स, सब लोग नहीं कर पाते हैं। टू तो एक्टिव योर कोई राइट भी, एंड लेफ्ट बोथ. यस, टू एक्टिवेट बोथ योर हेमिस्फेयर्स एट द सेम टाइम, and this is the best exercise to activate more of your neuronal synapses, more of your brain connections, जिससे कि आपका ब्रेन और ज़्यादा स्ट्रांग होए, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बने, बढ़े, आपको चीज़ें याद रहें। एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑल लैकिंग इन। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। हम भाग लेते हैं, हम जॉगिंग कर लेते हैं, हम वॉक कर लेते हैं, वी आर नॉट डूइंग ब्रेन जिम। आजकल बच्चों को मैथ्स, मेंटल मैथ्स, अबैकस जैसी क्लासेस से पहले ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज अपकमिंग, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिम का कोई इम्पैक्ट आता है इफ यू आर रेगुलरली हिटिंग द जिम एवरी मॉर्निंग? सी, हमारा पूरा फिजिकल हेल्थ हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। अगर हम जिम कर रहे हैं, अगर हम एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज डेली 30 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, थायराइड कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा। ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डिमेंशिया। ये सब के सब जो 30s 40s का जो हमारा लाइफस्टाइल है, रूटीन है, ये ही डिटरमाइन कर देता है कि 60s के बाद हमें कितना फॉरगेटफुलनेस होने वाला है, हमारा कितना रिस्क है डिमेंशिया का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं, अगर अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी चीज़ें हमारी डाइट में हैं, अगर हम एक बैलेंस डाइट फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल बी एट रिस्क ऑफ डिमेंशिया, पार्किंसंस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़, जो कि ब्रेन के श्रिंकेज की वजह से होती हैं पोस्ट 50-55 ईयर्स ऑफ एज। वहीं अगर हमने अपना 30s डेली रूटीन एक्सरसाइज करते हुए बिताया है, जंक फूड नहीं खाया है, वी आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट एंड वी आर एक्सरसाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस, तो हमारा वो जो डिमेंशिया का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो जिम इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट वे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, गिव मी 2 or 3 मॉर्निंग रूटीन कि आपका ये मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। हमारा मॉर्निंग रूटीन हमारे पूरे दिन भर के ब्रेन एक्टिविटी को डिफाइन करता है। अगर मॉर्निंग में आप उठते ही मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, यू आर लेटिंग द आउटर वर्ल्ड कम इनटू योर ओन ब्रेन राइट अवे आफ्टर वेकिंग अप, यू आर पुटिंग योर ब्रेन एट रिस्क फॉर श्योर। सो 5 to 10 मिनट्स का पीस, मेंटल पीस, कि आप उठे हैं, आप शांति से बैठें, आप कर्टेंस को खोलें, you are at peace, that 10 minutes of peace makes your day worthwhile। वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में बहुत हेल्प करता है। तो एक तो मॉर्निंग में उठ के मोबाइल को देखना बंद करना बहुत बड़ा फैक्टर है। मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट्स का पीसफुल मॉर्निंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मॉर्निंग में नट्स एंड सीड्स जो आपने रात को सोक किया है, सो हम सभी को पता है कि वॉलनट्स दिखता भी ब्रेन जैसा ही है, इट इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड फॉर ब्रेन बिकॉज इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, इट हैज़ ओमेगा 3। तो अगर आप रात को 2 से 3 बादाम, 2 से 3 अखरोट भिगो के सोएं और सुबह उठ के आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ रियली रियली गुड। एंड देन थर्ड, अवॉइडिंग एम्प्टी स्टमक टी इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे पहली चाय। चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है, बट इट हैज़ कंपोनेंट्स, इट हैज़ कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, जो कि ना सिर्फ हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है, बल्कि हमें हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी देता है, हमारे ब्रेन फॉग को बढ़ाता है। तो अगर आप मॉर्निंग में इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो यू विल बी मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे रिगार्डिंग योर ब्रेन हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। एंड देन यू स्टार्ट विद योर एक्सरसाइजेज। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें एंड देन यू स्टार्ट विद योर ऑफिस वर्क। सो ब्रेन के फंक्शनैलिटी के लिए ब्रेन वेव्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट तरीके की वेव्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा एंड बीटा। अब डेल्टा वेव्स स्लोएस्ट वेव्स हैं एंड बीटा वेव्स इसकी रेंज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स मानी जाती हैं। उनसे ऊपर भी होती है गामा वेव्स, वो और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं या फिर हम स्लीपी स्टेट में हैं, तो हमारे पास अल्फा रिदम रहती है हमारी ब्रेन में, और जैसे ही हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तो हमारी वेव फॉर्म्स फास्ट हो जाती हैं, हमारा ब्रेन बीटा वेव में चला जाता है। जब भी किसी भी पर्सन को, अगर वो कोमाटोज हैं या उनका ब्रेन स्टुपिडस स्टेट में है या वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिव है, तो वो स्लो वेव्स में आ जाता है। स्लो वेव्स यानी कि डेल्टा और थीटा, दीज आर नॉट वेरी गुड वेव फॉर्म्स। वी यूजुअली फाइंड दिस विद डिजीज्ड ब्रेन्स। सो अगर अल्फा बीटा आपका रिदम सबसे ज़्यादा है तो आपका ब्रेन अच्छा है। अगर डेल्टा थीटा जैसी वेव फॉर्म्स है जो कि हमें अनकॉन्शियस पेशेंट्स, कोमाटोज पेशेंट्स, ब्रेन हेमरेज पेशेंट्स में मिलती हैं, अगर आपको अल्फा बीटा रिदम का वेव फॉर्म बहुत ज़्यादा ये है कि आपको उसी में ही रहना है, देन योर होल फिजिकल हेल्थ मैटर्स अ लॉट।
कि आप बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल किया हुआ है, हाई शुगर को आपने कंट्रोल किया हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल को आपने कंट्रोल किया हुआ है, आपने अपने ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फेंटिंग जैसे एपिसोड्स हैं, तो आपने उसका चेकअप कराया है। तो मोस्टली वी आर हैविंग अल्फा बीटा वेव्स इन आवर ब्रेन वेव्स। बट अगर हमें कोई भी हेडेक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डैमेज के कोई भी सिग्नल्स मिलते हैं, तो वी गेट दो स्लो वेव्स इन आवर ईईजी, जो कि जिसको हम इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम बोलते हैं। इट्स अ ग्राफ, it shows us all the waves. So that's how those waves are related, and I think we should all be aware of those brain waves also. व्हाट हैपन व्हेन यू स्लीप? स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। सो स्लीप दो तरीके की होती है, एक होता है रेम स्लीप फेज, एक होता है नॉन रेम। रेम इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें कि हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है बट हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती है। नॉन रेम होता है जिसमें कि हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है, हम काफ़ी डीप स्लीप में हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं और हमारी बॉडी भी एक्टिव नहीं है। अब ये जो दो फेजेस हैं, इनको दोनों का ही अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन को नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इन अ वे दैट अगर हम स्लीप ठीक से लेते हैं, अगर हमारे दोनों फेजेस नॉर्मल साइकिल्स में चल रहे हैं, तो हमारे 4 से 5 नॉन रेम फेजेस आते हैं, फिर एक रेम फेज आता है। फिर 4 से 5 साइकिल्स आती है हमारी नॉन रेम की, फिर एक रेम फेज आता है। अगर हमारा ये स्लीप पैटर्न प्रॉपर है, which depends on our sleep hormones also, which depends on our bedtime routine, which depends on our sleep hygiene techniques कि हम कितना follow कर रहे हैं, which depends on whether we are using or not using screens in the night। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि हमारा ब्रेन नेक्स्ट डे कितना फंक्शन कर रहा है, या फिर हमें हेडेक्स कितने आ रहे हैं। जितने ज़्यादा हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उतना ज़्यादा ब्रेन फॉग होता चला जाता है, उतना कम आपका क्वालिटी ऑफ डे होता चला जाता है, उतना ज़्यादा आप खुद को डिमेंशिया के, पार्किंसन के रिस्क पे डालते जा रहे हैं। तो स्लीप मैटर्स अ लॉट फॉर योर ब्रेन हेल्थ, स्लीप मैटर्स अ लॉट। रिसेंटली इंडिया में ब्रेन डिजीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है कि वो फूड आ रहा है, या आपका स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा आ रहा है, या स्ट्रेस आ रहा है, या एनजाइटी आ रहा है, विच इज़ लाइक किसकी मेजोरिटी ज़्यादा है? आई वुड से स्क्रीन टाइम। हम्म। जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे ब्रेन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हो। इनफैक्ट जो एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में हमें यूजुअली वो पेशेंट्स मिलते थे, वो एज ग्रुप शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स अ यंगर एज। अभी क्या क्या करंट चल रहा है? तो माइग्रेन्स, हेडेक्स, नेक पेन का इश्यू आना, इवन सीजर्स की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, बहुत सारे ये सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और एक यंगर एज ग्रुप की तरफ वो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। पहले हमें हेडेक के पेशेंट्स मिलते थे पोस्ट 30s, अब हेडेक के पेशेंट्स स्टार्ट हो गए फ्रॉम देयर एडोलेसेंस, एंड स्क्रीन इज अ बिग इश्यू, एंड द सेकेंड इज स्लीप। सो स्लीप डिप्राइवेशन और स्क्रीन देखना, एक तो जो रोज रात को सोने से पहले स्क्रोलिंग होती है रील्स की, दैट इज़ वन बिग फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस बढ़ती जा रही हैं। तो वो रात का स्क्रीन ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। आई टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ माई पेशेंट, वेदर दे आर हैविंग हेडेक्स और नॉट, आई टेल देम टू गो टू बेड एट 10 PM एंड नॉट टू वॉच स्क्रीन पोस्ट 8 PM। इट्स वेरी आइडियल वेरी आइडियल नेसेसरी। टाइम क्या होना चाहिए स्क्रीन का? सो आइडियल टाइम स्क्रीन अगर आपको देखना है तो 30 मिनट्स टू 1 आवर इन अ डे, बट आई अंडरस्टैंड कि आईटी सेक्टर में वो पॉसिबल नहीं है। तो आईटी सेक्टर के लोग जिनको पूरा दिन स्क्रीन यूज़ करना पड़ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ देयर जॉब विच इज़ नेसेसरी, दे कैन हैव अ 90:5 रूल कि एवरी 90 मिनट्स दे टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। वो 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करके आए अवे फ्रॉम द स्क्रीन, देन दे कैन कम बैक एंड रिज्यूम देयर वर्क अगेन। बट दैट 90:5 का मॉड्यूल बना के रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और जो लोग आईटी सेक्टर में नहीं हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर उनका कोई भी स्क्रीन का काम है, जैसे अब स्टूडेंट्स भी आते हैं, आई सजेस्ट स्कूल स्टूडेंट्स कि आपका जो स्क्रीन का काम है, आप वो 4 to 8 PM के बीच में कर लो स्कूल से आने के बाद। पोस्ट 8 PM अवॉइड यूजिंग दैट। पोस्ट 8 PM अगर आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपको अगर आप प्रेप कर रहे हो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यू वांट टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज, यू डू दैट। या कुछ तो राइटिंग वर्क होगा जो स्कूल में भी ज़रूरत होता होगा, तो वो आपको करना है। बट पोस्ट 8 PM ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन एज मच एज पॉसिबल। आजकल बड़ा कॉमन डिजीज चल रहा है, दिमाग के कीड़े। और इस पे लोगों ने कुछ, अब आई डोंट नो, अब बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, आप मेरे को बताइए क्या क्या है एग्जैक्टली ये चीजें? सो सी दिमाग का कीड़ा, जिसको जिस बीमारी को हम कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, इट्स अ हम्म। डिजीज। इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव कॉज ऑफ सीजर्स इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चों में दौरे का बहुत ही कॉमन कारण है ये दिमाग का कीड़ा, यानी कि हम्म। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। न्यूरो मतलब ब्रेन, सिस्ट मतलब सिस्ट, और सर्कोसिस इज फॉर द वर्म।
सो एक वर्म होता है टीनिया सोलियम जिसके एग्स सॉइल में होते हैं। तो अगर हम वेजिटेबल्स को ठीक से वॉश नहीं करते हैं या कुक नहीं कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को वॉश नहीं किया, लेटस, कैबेज, क्योंकि उनकी लेयर्स मल्टीपल लेयर्स होती हैं, राइट उसमें वो राइट एग्स राइट रह जाते हैं। वो एग्स हमारे एसिड से भी किल नहीं होते हैं, हालांकि बॉइलिंग से वो किल हो जाते हैं। लेकिन जब वो हमारे इंटेस्टीन में जाते हैं, वहाँ से ब्लड सिस्टम से सबसे पहले ब्रेन में ही सबसे ज़्यादा जो प्री डिस्पोजिशन रहता है वो ब्रेन का रहता है। उसके अलावा आइज़ की मसल्स में, हमारे स्केलेटल मसल्स में, सो हमारे पास काफ मसल के पेशेंट, डेल्टॉइड मसल में भी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के पेशेंट्स आए, क्योंकि ये काफ़ी ट्रीटेबल डिजीज़ है और प्रिवेंटेबल भी है। इसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी हर ओपीडी में ऑलमोस्ट 1 या 2 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दौरे का कारण ये होता है। उनके एमआरआई में वो अंडा, कीड़े का अंडा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रेन में एक कीड़ा रेंग रहा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। द एडल्ट वर्म डज़न्ट रीच, द एग्स रीच द ब्रेन। लेकिन वो जो अंडा जाके ब्रेन में सीड हो जाता है, तो हमारे ब्रेन को एहसास होता है कि कुछ तो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है। आवर ब्रेन रिएक्ट्स टू इट, उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक सूजन हो जाती है ताकि वो वहीं की वहीं कंटेन हो जाए। वो सूजन दौरे करती है, वो सूजन हेडेक करती है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि सीजर्स लेकर आते हैं। एमआरआई में हमें पता चलता है कि इनको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। उनका इलाज किया जाता है, ये मेडिकेशन से ही कंट्रोल में आ जाता है अगर वो 1 या 2 हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि कहाँ पे है, कौन से एरिया में, ब्रेन के कौन से एरिया में वो सिस्ट है। मेरा सवाल यही था कि इसका सोर्स क्या सिर्फ वेजिटेबल्स ही है? सॉइल में से कोई भी चीज़ अगर आ रही है, मिट्टी से अगर कोई भी चीज़ आ रही है, उसमें मिट्टी लगी हुई है और वो आपने उसको कंज़्यूम किया है, हम्म तो वो चीज़ कर सकता है। और सेकंड होता है अंडर कुक्ड पोर्क। तो जो लोग अंडर कुक्ड पोर्क कंज़्यूम करते हैं, क्योंकि पोर्क, पिग एक ऐसा एनिमल है जो कि सॉइल्ड चीज़ों को खाता है। तो पिग के मसल्स में भी ये सिस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एंड व्हेन यू ईट अंडर कुक्ड पोर्क यू इनडायरेक्टली कंज़्यूम दोज़ सिस्ट। तो एज पर योर रिकमेंडेशन हमको वेजिटेबल्स लाइक वार्म वाटर में थोड़ा सा या उसको पूरा कंप्लीटली बॉईल करना चाहिए एक बार? वेजिटेबल्स को हमेशा रनिंग वाटर में 10 मिनट्स के लिए, 5 टू 10 मिनट्स के लिए वॉश करना चाहिए। और यू कैन यूज़ बेकिंग सोडा ऑल्सो, और यू कैन यूज़ विनेगर टू वॉश योर वेजिटेबल्स। एंड ऑफ कोर्स ड्राई, लेट इट ड्राई। हम लोग गलती ये करते हैं कि गीली सब्जियों को ही फ्रिज में रख देते हैं, उसको ड्राई होने देना चाहिए टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि उसमें बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, तो उसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद में यू रेफ्रिजरेट इट और यू स्टोर इट और यू कुक इट एंड ईट इट। कच्ची सब्जियाँ खानी है, सैलेड है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके लेना है, क्योंकि उसको हमने बॉयल नहीं किया है। देयर इज़ अ हाई चांस कि उसको लिया जाए। मेरे मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं वो जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के पेशेंट्स हैं, आई टेक डाइटरी हिस्ट्री फ्रॉम एवरी पेशेंट। उनकी डाइट में चाउमीन, बर्गर्स, जिन चीज़ों में लेटस होता है, कैबेज होता है, ऑफ कोर्स दैट्स एन ऑब्जर्वेशन, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। बट जिन सब्जियों में लेटस है, कैबेज है, पत्ता गोभी है, जैसे चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गए बाहर से खाए हुए, उन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा मिलती है in these patients of neurocystic sarcosis. So we need to be aware not to eat undercooked pork, and of course to wash and clean the vegetables and boil those properly before eating. अगर आप बॉईल करके खा रहे हैं, अच्छे से कुक करके खा रहे हैं, then there is no harm. What is the most dangerous lie your brain tell you every single day? Most dangerous lie our brain tells us every single day is that we can comprehend everything that is positive in the world. We cannot. हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले कॉम्प्रीहेंड करता है, सबसे ज़्यादा समझने की क्षमता रखता है। तो अगर मैं अपनी डॉटर को बोलूँगी कि आपको ध्यान से चलना है, आपको गिरना नहीं है, वो ज़रूर गिरेगी, क्योंकि उसका ध्यान वहाँ पे रहेगा। हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है। एक तो ये कहना कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, और एक कहना कि आपको ये राइटिंग में ऐसे नहीं करना है, या फिर आपको आज अपना एक्सरसाइज करना है, और दूसरा सेंटेंस हुआ कि आपको आज बुरा खाना नहीं खाना है। तो हमारे ब्रेन को बुरा खाना नहीं खाना है ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा, रादर दैन कि हमें एक्सरसाइज करना है, क्योंकि वो रिवायर वैसे हो रखा है। क्योंकि वो वायर्ड ही ऐसे है। यस, हमारे ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दे ट्राई टू कैच द नेगेटिव सेंटेंसेस मोर। Why we addicted to comfort so much? अब लेट्स एग्जांपल, किसी को सुबह जिम जाना है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा काम करना है, वो सोने की तरफ ज्यादा जाएगा, जिम की तरफ नहीं जाएगा। यस, इस एक्टिविटी को कैसे चेंज करें हम? इस एक्टिविटी को आप जितना एक्सरसाइज करोगे उससे चेंज कि करोगे। हमको वो कंफर्ट से बाहर आना है, तो मेरे को अपने ब्रेन को उस लेवल पे लेके जाना है कि मैं कंफर्ट छोड़ के वो हार्ड चॉइस एक्सेप्ट करूं।
अगर परम जी आपने कभी देखा हो जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है, जिनको एंजाइटी होती है, उनको खाने का भी प्रॉब्लम रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा खाने को मन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, जंक की क्रेविंग होना, या फिर एक दूसरा सिम्टम हमेशा मिलता है कि हमें नींद बहुत आती है या हमें आलस रहता है, हम काम नहीं कर पाते उठ के। एग्जैक्टली लाइक यू आर सेइंग कि हमें आराम करने का मन करता है काम करने से ज़्यादा। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये बताती हूँ कि जो हमारा डिप्रेस्ड ब्रेन है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सेम उसी लेवल पे काम कर रहे हैं जिस लेवल पे हम अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं तो काम करते हैं। तो जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस काम करती हैं हमारे सेरोटोनिन, डोपामाइन लेवल को बढ़ाने में, वही सेम काम हमारे लिए एक्सरसाइज़ करता है। जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जितना हम ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, जितना फ़ास्ट, मॉडरेट इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ेज़ हम करेंगे, उतना ज़्यादा सेरोटोनिन, डोपामाइन लेवल्स हमारे ब्रेन में रेगुलेट होते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स टैकल करते हैं। तो अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में एक्सरसाइज़ भी करेंगे तो डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएँगे, दवाइयों की ज़रूरत कम हो जाएगी। अगर हम एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपना रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम ही ना आए। और हमारा जो ब्रेन है वो पेन को किस तरीके से प्रोसेस करता है? सो जो हमारा इमोशनल पेन रहता है, जो हमें इमोशंस रहते हैं कि हमें दर्द है, ब्रेकअप्स का, हमें रिलेशन का। ब्रेकअप्स का, हाँ। यस। सो वो जो फीलिंग्स हैं, वो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड हैं। तो जितना जल्दी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रूटीन है वो कैसा चल रहा है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेन्ड है कि हम किसी भी इमोशन को 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं टच होने देते हैं या रहने देते हैं, तो विल बी एबल टू ओवरकम इट फास्टर बिकॉज़ वी हैव बेटर रेगुलेटेड सेरोटोनिन, डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स। अगर वो लेवल्स रेगुलेटेड नहीं है, तो ये पेन प्रोलॉन्ग करता है। जैसे पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इट्स अबाउट दिस ओनली कि इमोशनल रेगुलेशन ऑफ द ब्रेन। कुछ लोगों को उसी ट्रॉमा के बाद बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेस रहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर क्या जाते हैं उस डिफरेंस ग्रीफ होता है इन को। दोनों में कि कुछ लोग उस पेन में सफ़र करते रहते हैं लंबे समय तक, कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट कि आपने उससे पहले के 5 से 10 साल किस तरीके से बिताए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस पर्सनैलिटी के होते हैं, हुँ, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों को इमोशनल रेगुलेशन नहीं पता है कि किस तरीके से हमें करना है, उन लोगों को पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट ग्रीफ और पोस्ट एन एक्सीडेंट बहुत लंबा टाइम निकल जाता है उससे बाहर आने में, क्योंकि उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स रेगुलेटेड नहीं हैं। हुँ। वहीं जिन लोगों का एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहा है, उनको बहुत कम टाइम लगता है इससे निकलने में। इट इज़ समथिंग दैट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कितना कनेक्टेड थे विद दैट पर्सन, या आप कितना कनेक्टेड थे विद द इमोशंस और विद द मैनर्स दैट द पर्सन वाज हैविंग। इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल से अफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे सराउंडिंग लोगों से भी अफेक्ट होते हैं। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ में बैठे हैं जो कि हमें ये बोल रहा है कि आप इस चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को मान लेता है कि हम नहीं कर पाएँगे। वी विल नॉट फील गुड, वी विल फील सैड। बट वहीं अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ में हमारी वाइब्स मैच करती हैं, हमें अच्छा फ़ील होता है। वो जो अच्छा फ़ील होना है, दैट ओनली इंक्रीज़ेज़ आवर सेरोटोनिन, डोपामाइन लेवल्स, दैट एलिवेट्स आवर मूड। तो पॉजिटिव अफ़र्मेशन काम करती हैं इट मीन्स। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस वर्क वेरी, वेरी वेल। येस, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बहुत काम करती हैं, बच्चों में बहुत अच्छे से काम करती हैं क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप कर रहा है। लेट्स एग्ज़ाम्पल, अगर आज इस पॉडकास्ट को कोई पेरेंट्स देख रहे हो, ठीक है? बच्चों के लिए क्या टिप्स दोगे आप? बच्चों के लिए मेरा यही टिप रहेगा कि रोज़ रात को सोने से पहले 5 पॉजिटिव अफ़र्मेशंस और सुबह उठने के बाद उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उनके सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए, उनका दिन अच्छा रहे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को हड़बड़ी में सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है की बजाय, अगर आप उनको बताते हो, अगर आप उनको ये 5 चीज़ें भी बोल देते हो कि वो आपके पीछे रिपीट करें कि आई लव माई सेल्फ, आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट रीडिंग, I am good with people. I have good manners. I have good habits. I wash my hands on a daily basis before going to the kitchen or before eating my meals. तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं। सुबह उठने के बाद भी अगर आप उनको रश कर रहे हैं कि आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है, आप चलो, इससे बेटर है कि आप उनको 10 मिनट्स पहले उठा दें और वो 10 मिनट्स आप उनके साथ बैठ के वो 10 मिनट्स बिताएं कि टुडे इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड डे, आई लव यू सो मच,
यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो वेल मैनर्ड। बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करते हैं। मेरी डॉटर तो मुझे खुद बता देती है, अगर मैं उसको ये हम्म। कहती हूँ कि बेटा आप इस काम को ठीक से करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, तो शी टेल्स मी कि अगर आप ये सेकंड वाला पार्ट नहीं ऐड करोगे मम्मा, तो मुझसे काम हो जाएगा, बट अगर आप ये बोलोगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा ये गलत हो जाएगा, तो मेरा दिमाग उसी में रहता है मम्मा, मुझे ये लगता है कि गलत ही होगा। शी टेल्स मी एंड शी इज ओनली 7 years old, so I am also surprised with what kids can achieve. अब एक मैसेज यूथ के लिए, बिकॉज ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ। एवरी चाहे वो 21 साल का हो या 22 साल का हो, करियर में, लाइफ में सबको ना सक्सेस होना है, ठीक है, सबको बड़ा आदमी बनना है, सबको पैसे कमाने हैं। बट डिफिकल्टीज कहाँ जाती हैं कि वो अपने पेन, अपने दर्द, कुछ ना कुछ ऐसा एक सफ़र चल जाता है जिनसे वो ब्रेन को एक ऐसा मैसेज पहुंच जाता है कि वो पूरा लथार्जिक हो जाते हैं, दे कांट मूव टू देयर गोल, टूवर्ड्स टू देयर गोल। गिव मी समथिंग, ऐसा कोई मैसेज कि वो एक नॉर्मल से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन सके, वो अपना फोकस 110 टाइम्स बेटर कर सके, वो अपना डिसिप्लिन बना सके, वो सक्सेस हो सके। सो मेरा यूथ के लिए 3 ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस रहेंगे। पहला, to have a good focus on things that are good, that lead them towards their goal. So focus towards the right thing and not the wrong thing. अब अगर आप सुबह सुबह या आप पूरे दिन में इन चीज़ों को सोचने में टाइम लगा रहे हैं कि आज मुझे ये पहनना है, ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, ये कैसा है, these are very minor things, these are not important things. दिस इज आपने ब्रेन ट्रेनिंग, दिस राइट? इज ब्रेन ट्रेनिंग, यस। अगर आपने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है या आपने व्हाइट पहनी है, ब्लैक पहनी है, दैट डजंट मैटर दैट मच। इंस्टेड फोकस योर एनर्जी ऑन द राइट थिंग, कि आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या है, आज मुझे कौन से काम है जो इस टाइम तक फिनिश करना है, एंड ट्राई टू कंप्लीट वन टास्क एट अ टाइम। Do not multitask. That will be my one thing. Secondly, follow a routine. हमें लगता है कि रूटीन बहुत बोरिंग रहता है, बट आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे, दे आर ऑल लीडिंग अ गुड रूटीन, दे हैव ऑल हैड द सेम रूटीन, सेम डिसिप्लिन एवरी डे, राइट। सो अगर मॉर्निंग में आपको उठ के 5 बजे आप उठ रहे हो, आपने उठ के नट्स एंड सीड्स लिया, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने एक्सरसाइज किया, आपको कुकिंग करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, आपने वो लिया, देन यू वेंट टू योर ऑफिस। ऑफिस में आपने सारी चीज़ों को अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन कि हमें अभी चाय पीना है, एंड यू आर नॉट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ बिग फैक्टर इन यूथ हेयर, कि स्मोकिंग डैमेजेस योर ब्रेन लाइक एनीथिंग, वर्स देन अल्कोहल। तो वो कर रहे हैं। तो और शाम को आने के बाद आपने 10 मिनट्स का मेडिटेशन रखा है कि हमें 10 मिनट्स मेंटल पीस में रहना है। रात को सोने से पहले आप कोई पॉजिटिव बुक पढ़ के सो रहे हैं। रात को सोने से पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो रहे हैं। दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। अगर ये डिसिप्लिन में आप चलेंगे, आप अपने गोल को ज़रूर पहुंच जाएंगे। एंड द गोल शुड बी समथिंग दैट इज़ अचीवेबल। गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आपके क्वालिफिकेशन से बाहर है। आप अपनी कैपेसिटी के अंदर का ही गोल सोचें एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। इवन इफ इट टेक्स अ रूटीन टू बी फॉलोड फॉर 4 years, इट विल मैटर, इट विल लीड यू टू द गोल। एंड द थर्ड थिंग जो कि मुझे लगता है कि कोई भी फॉलो नहीं करता है, दैट इज परसिस्टेंस। हमें बहुत ही रैपिड सक्सेस चाहिए। राइट। वो जो रैपिड सक्सेस है, दैट इज समथिंग अनरियलिस्टिक, वो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने आज के यूथ में बहुत ज़्यादा देखा है कि कोई एक चीज़ को स्टार्ट किया, दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट विद फुल एंथू, और 3 मंथ्स में अगर उनको अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, दे जस्ट स्टॉप, वो स्टॉप कर देते हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स अ सेकंड गोल, एंड द सेम थिंग गेट्स रिपीटेड। What is the difference? What is the relation between success and brain? Is there any relation between success? यस, सक्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर ब्रेन। Please elaborate. यस, सो अगर हम अगर परसिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको भी बता रही थी कि यूथ ने कोई भी एक बंदा है जिन्होंने 3 महीने तक एक गोल की तरफ काम किया, एंड देन दे जस्ट स्टॉप बिकॉज दे डिड नॉट अचीव दैट सक्सेस। डू नॉट स्टॉप देयर, कीप योर परसिस्टिंग, है ना, कीप परसिस्टिंग, उस पर आप बने रहो, डटे रहो। यू हैव टू नो कि हम क्या गलत कर रहे हैं या सामने वाला क्या ठीक कर रहा है। योर ब्रेन शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या क्या गलतियां हमने की हैं, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ है जो कि फॉर एग्जांपल आजकल हमारा ये वेब डिज़ाइनिंग, अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला बहुत ज़्यादा यूथ में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम यूथ इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स में भी मैंने ये देखा है कि 3 महीना वो करेंगे एडिटिंग, एंड देन अगर उनको अच्छे से काम नहीं मिल पा रहा है, दे विल स्टॉप।
यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर। आप ये देखो कि सामने वाला बंदा जिसको ज़्यादा काम मिल रहा है वो एडिटिंग में क्या कर रहा है, क्या वो कोई अलग ऐप्स यूज़ कर रहा है या क्या वो फॉन्ट्स दूसरे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो परसिस्टेंस एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। अगर आप इनको पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप एवरी 3 मंथ्स यू लीव अ गोल, यू गो टू अ सेकंड गोल, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग। आप जब किसी पेशेंट से मिलते होगे, आप उससे बात करते होगे, तो कहीं न कहीं यू रियलाइज़ कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यस। है ना? मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जिनके होते हैं, उनका क्या तरीका होता है ब्रेन को ट्रेन करने का? सक्सेस पाने का प्लस फोकस करने का? One is discipline. They all have a very good disciplined lifestyle. 90% of successful people wake up on time and sleep on time. ये जो हमारा स्लीप रूटीन है दैट मैटर्स अ लॉट। सो सुबह अर्ली वेकअप एंड रात को टाइम से सोना। सो हम कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू योर ब्रेन हेल्थ। तो मॉर्निंग में उठ के अपना एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अंकुर वारिकू जी को लगाओ, चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप ले सकते हो इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। दे आर ऑल वेकिंग अप ऑन टाइम, दे ऑल हैव अ रूटीन, दे ऑल हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी काम एंड नॉन रिएक्टिव। वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। शांत से मतलब ये नहीं है कि कम बोलने वाले लोग होते हैं, बोलते वो ज़्यादा ही हैं, बट शांत से मतलब होता है कि रिएक्ट नहीं करना। कि आपने मुझे कुछ बोला और मैंने उस पे रिएक्ट कर दिया। आपने मुझे कुछ बोला, मेरे ब्रेन ने सोचा और उसको एकदम से आपके ऊपर डाल दिया। आजकल दैट लीड्स टू जनरली टेंशन। एवरेज लोग यही करते यस, हैं। एवरेज हाँ। लोग यही करते हैं एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको काम रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। यू गिव योर ब्रेन सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड, टू लिसन, टू थिंक अबाउट इट। आप सोचो उसके बारे में एंड देन यू गिव योर आंसर, देन यू गिव योर रिस्पॉन्स। इट विल चेंज योर लाइफ। क्या ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करके मैं 1% ग्रुप में आ सकता हूँ इंडिया के? Yes, of course, why not? Discipline, persistence, waking up on time, having a good diet, exercise routine, and being having a non-reactive mindset helps a lot. लोगों को पता नहीं है कि जब उनको गुस्सा आता है, उनके ब्रेन के मॉलिक्यूल्स में कितने चेंजेस होते हैं, ठीक है? आप उसके बेनिफिट्स भी बताइए, क्योंकि उनको लगता है कि गुस्सा आना उनके लिए ये है कि वो दिखा पा रहे हैं कि हाँ, मैं गुस्सा हूँ। करेक्ट। बट एंगर का आपके ब्रेन सेल्स पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा करेक्ट। मैम। जब भी हमारा कोई इमोशंस आता है, हमारे अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, किसी ने मुझे कुछ बोला और मैं एकदम से गुस्सा हो गई, तो मेरे जो काम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक सीरोटोनिन, डोपामाइन, वो कम हो जाएँगे। मेरे जो एंडोर्फिन्स हैं जो कि मुझे हेडेक करते हैं, मुझे पेन करते हैं, वो बढ़ जाएँगे। तो ये जो एक डिसबैलेंस आता है बिकॉज़ ऑफ आवर इमोशंस, इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल कि वो डिसबैलेंस की वजह से वो इमोशन आपको एग्रावेट हो जाएगा। तो हर बार अगर कोई कुछ बोलेगा, तो आपको वही उतना ही गुस्सा आएगा। उससे बचने के लिए यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन। यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पहले सोचना है। लेट योर गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स टेक एन एक्शन बिफोर योर बैड न्यूरोट्रांसमीटर्स कम इनटू पिक्चर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपने न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च थी कि जब आप एंगर करते हो तो 3 से 4 घंटे ना आप आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, प्रोडक्टिव नहीं रहता है, एफिशिएंट नहीं रहता है, आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हो जाता है। जो अभी एयर क्वालिटी हो रखी है, जो अभी पॉल्यूशन डे बाय डे गंदे तरीके से बढ़ रहा है, इसका हमारे ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट आएगा? एक्यूआई अगर आपका 200 को क्रॉस कर रहा है, 100 से ऊपर हम बुरा कहते हैं, लेकिन अगर 200 को क्रॉस कर रहा है, तो ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। चाहे वो डैमेज बहुत स्लोली क्यों ना हो रहा हो, बट the incidences of dementia, Parkinson are on an increasing trend in cities, in the populations where there is high risk of high pollution, high air pollution. तो ये जो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये दिन पे दिन हमारे ब्रेन के श्रिंकेज के प्रोसेस को बढ़ा रहा है, हमारे सेल रिपेयर को कम कर रहा है, सेलुलर डैमेज को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे ब्रेन का सेलुलर डैमेज बढ़ेगा, ब्रेन का श्रिंकेज बढ़ेगा। नेक्स्ट आने वाले 10 सालों में डिमेंशिया,
न्यूरो डिजेनरेटिव चीज़ें, भूलने की बीमारी, चलने का स्लो हो जाना, हाथों में ट्रेमर्स आना, ये सारी बीमारियाँ बढ़ जाएँगी अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्यूआई 200 के पार चल रहा है। अभी तो 300 भी जा रहा है। यस। तो अभी अभी जैसे मेमोरी लॉस की जो एक एज क्राइटेरिया वो अभी कहाँ तक है? पहले तो 70-80 साल तक 65 इयर्स चल। था पहले, अभी वो 55-50 पे आना शुरू हो गया है। और अगर ये एयर क्वालिटी यही रही, बिकॉज अभी 300 साढ़े 300 है, तो इससे कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको मेमोरी लॉस में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। उनके ब्रेन हेल्थ में इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। ब्रेन हेल्थ, लंग हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंट लोग का ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है? इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते। वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना जानते हैं। उनको ये पता होता है, उनको ये अवेयरनेस होती है कि हमें किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। तो वो लोग हमेशा सही चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को वो डिस्ट्रैक्शन मान के उसको दूर रखते हैं। routinely 99% of people what they do is they let everything come into their brain कि वर्ल्ड में जो भी आसपास चल रहा है वो सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं। इंटेलिजेंट पीपल डोंट डू दैट, दे नोटिस द राइट थिंग्स ओनली, थिंग्स दैट आर राइट फॉर देम, कि जो चीज़ें उनके लिए सही फील हो रही है। अगर उनको लगता है कि अच्छा ये चैप्टर हमारे लिए सही है, तो उस टाइम पे उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में कौन बैठा है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। वही जो इंटेलिजेंट नहीं है वो लाइब्रेरी में बैठे हैं बट दे आर अवेयर कि हमारे आसपास कौन है, वो कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, या कैंटीन किस तरफ है। कभी माइंड में कैंटीन के बारे में आएगा, कभी चाय के बारे में आएगा, कभी मैगी के बारे में माइंड में चीज़ें आएंगी। इंटेलिजेंट पीपल डोंट डू दैट। वहीं अगर हम ऑफिस गोइंग लोगों की बात करें जो कि ऑफिस में जा रहे हैं, तो जो काफ़ी समझदार लोग होते हैं, जो काफ़ी सुलझे हुए, जिनको हम बोलते हैं कि सॉर्टेड लोग हैं, इनका काम टाइम पे हो जाता है, वो वही लोग हैं जिनको पता है कि क्या डिस्ट्रैक्शन है और क्या प्रायोरिटी है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है और किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ये जो डिफरेंशिएशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंटेलिजेंट ब्रेन और टू हैव अ हेल्दी ब्रेन। एवरेज लोग अपने ब्रेन को किस कैपेसिटी तक ड्रिवन करते हैं, किस कैपेसिटी तक लेके जाते हैं? जी, स्टडीज़ कहते हैं 1 टू 2-3%, कुछ स्टडीज़ ने 10% भी बोला है, बट ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। और मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ? ब्रेन हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल। क्या क्या मैक्सिमम पोटेंशियल है जो आपने अपनी लाइफ में केस देखा होगा? ऐसा पोटेंशियल जो रिसर्चेज़ में मिला है वो अप टू 10% मैक्सिमम है। बट फिर भी आई क्वाइट डिसएग्री विद दैट परसेंटेज। आई फील लाइक कि यू आर एक्टिवेटिंग योर होल हेमिस्फेयर। आप तो अपने पूरे ब्रेन को यूज़ कर रहे हो ना। जब मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा ऑक्सीपिटल लोब यूज़ हो रहा है। अगर मुझे अभी होने वाली चीज़ें बाद में याद करनी है, रिकॉल करनी है, तो मेरा टेम्पोरल लोब यूज़ हो मीन्स रहा है। यू आर यूजिंग 100% ऑफ योर ब्रेन। यस, यस। सो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट डू नॉट बिलीव इन दैट परसेंटेज कि आप 1% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप 10% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग आवर होल ब्रेन्स। अभी का ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम यूजिंग माय फ्रंटल लोब लैंग्वेज एरिया, आई एम यूजिंग माय टेम्पोरल लोब लैंग्वेज एरिया। जो टेम्पोरल लोब का लैंग्वेज एरिया वो मुझे आपके क्वेश्चन समझने में हेल्प कर रहा है। जो मेरा फ्रंटल लोब का लैंग्वेज एरिया वो उसको आंसर करने में हेल्प कर रहा है। जो मेरा ऑक्सीपिटल एरिया है वो ये फिगर आउट करने में हेल्प कर रहा है कि ये माइक मुझसे कितना दूर है, मुझे अपने हाथ को कहाँ तक लेकर जाना है, सो दैट आई डोंट हिट इट। सो डेप्थ परसेप्शन। सो लाइक आई सेड अर्लियर कि हम अपना लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट ब्रेन को हम कम यूज़ करते हैं, बट वी डेफिनेटली यूज़ इट। एंड इफ वी ट्राई टू मेक दोज ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स वी कैन एक्टिवेट बोथ द हेमिस्फेयर्स। अगर हम कोई भी ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट वी एंड फिस्ट वाला जो जो एग्जाम्पल आपने था, यस, एक्सरसाइज बताई थी, so राइट? that helps in activating both the hemispheres to an equal extent. विच इज द लाइक, अब ऑल्दो आई नो दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट है, बट मैं वैसे पूछूं कि माइंड को आप माइंड और ब्रेन में विच इज द बिगेस्ट पार्ट? सो माइंड और ब्रेन में हम बिगेस्ट या बिगर की बात कर ही नहीं सकते हैं। दे ठीक आर है। बोथ इंटरकनेक्टेड एंड एज वेल एज सेपरेट। तो माइंड और ब्रेन, अगर आप किसी स्ट्रोक के पेशेंट से पूछोगे जिनको क्लॉटिंग हुई ब्रेन में, या ब्रेन हेमरेज के पेशेंट से पूछोगे, उनके लिए ब्रेन ज़्यादा मैटर करता है। वहीं अगर आप किसी डिप्रेशन के पर्सन से पूछोगे, पेशेंट से पूछोगे, या एनजाइटी के पेशेंट से पूछोगे, तो वो आपको कहेंगे कि माइंड ज़्यादा मैटर करता है। बट एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई वुड से बोथ मैटर एंड दे आर बोथ इंटर रिलेटेड। सो अगर मेरा कोई पार्किंसन का पेशेंट है, डिमेंशिया का पेशेंट है, उनको डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको ये मूड वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके कम होते चले जाते हैं। बट इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन एरियाज। दीज आर बोथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जिनमें कि ब्रेन का जो एरिया है स्ट्रक्चरली कम हो रहा है और साथ में उसके फंक्शंस भी लूज हो रहे हैं।
सो माइंड और ब्रेन को आप कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है आप नहीं बता सकते बट हो। एज पर द न्यूरोसाइंस ना ये बोला जाता है कि माइंड इज द ब्रेन एक्टिविटी। Mind is the functional part of the brain, yes. So as far as neuroscience is concerned, and that's where the differentiation between a psychiatrist and a neurologist go, कि साइकाट्रिस्ट को कौन सी बीमारियों से डील करना है, न्यूरोलॉजिस्ट को कौन से बीमारियों से डील करना है। तो साइकाट्रिस्ट स्ट्रोक से डील नहीं करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से डील नहीं करेंगे। दिस इज द डिमार्केशन, दिस इज वाई, क्योंकि माइंड इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। माइंड हमें बताता है कि हमारा ब्रेन कितना हैप्पी है, हेल्दी है, कितना उसको दर्द फील हो रहा है, दुख हो रहा है, या कौन से इमोशंस हैं, कितना रेगुलेशन हो रहा है। वहीं ब्रेन जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, वो कितना श्रिंक हो रहा है, उससे डिमेंशिया के आप रिस्क पे हैं। डोपामिन कितना कम बना रहा है, जो स्ट्रक्चर जिसको बनाना है, उससे आप पार्किंसन के रिस्क पे आते हैं। उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बढ़ गए हैं, कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जैसे सीजीआरपी पेप्टाइड, जो कि आपको माइग्रेन के रिस्क पे डालते हैं। सो दैट इज व्हाट न्यूरोलॉजी इज अबाउट, एंड द फर्स्ट वन इज अबाउट द साइकाट्री और साइकोलॉजिकल इश्यूज। हाउ कैन वी डू दिस डोपामिन डिटॉक्स? So dopamine detox is just stopping everything that you were doing in your routine and changing the routine abruptly for next 3-4 days. मान लीजिए आपका डेली का रूटीन है, फॉर एग्जांपल मेरा डेली का रूटीन है कि क्लिनिक पे जाना है, पेशेंट्स को देखना है, घर पे आना है, फैमिली को देखना है, देन अपना डाइट देखना है, एक्सरसाइज देखना है। अगर मैं उस रूटीन को एब्रप्टली डिसरप्ट करके आई गो फॉर समथिंग एल्स, लाइक आई गो फॉर ट्रैकिंग, क्या, मैंने 3 हाँ दिन का, एग्जैक्टली, हाँ मैं ब्रेन में क्या ट्रैकिंग के, डिफरेंस आते हैं ना बहुत। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम से जो हमारे स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाते हैं और हमारे डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, इसीलिए हम इसे डोपामिन डिटॉक्स तो हर एक इंसान को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वंस इन 3 मंथ्स दे शुड डू इट, हूएवर इज फॉलोइंग अ रूटीन। वाह, रूटीन ब्रेक होना बहुत जरूरी है ना, बिकॉज फॉर आवर ब्रेन हेल्थ रूटीन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस ऑल आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड ऑल आर मॉलिक्यूल्स। एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस इन इन देमसेल्व्स, कि एक एक्सरसाइज का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, मेंटल हेल्थ का अपना इम्पॉर्टेंस है, मेंटल पीस पे रहने का एक अलग इम्पॉर्टेंस है। जब भी आप किसी नई हॉबी को, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज आउट फॉर ट्रैकिंग, if I do that, if I break my routine and I do that, some molecules which were never elevated will get elevated in my brain. And that will lead to that detox phenomenon. I will feel so good because I will feel different. My brain is going to feel different. ये जो डिफरेंस वाला फीलिंग है, दिस इज वॉट एक्टिवेट्स, अगेन एक्टिवेट्स बोथ द हेमिस्फेयर्स एंड ट्रेन्स आवर ब्रेन टू बी मोर हेल्दी और मोर एक्टिवेटेड, and we feel so fresh when we are back from there. So doing something new is also very very important. Every 2 months learning something new. एंड वेयर इज द मेमोरी, कहाँ रहती है हमारी, ब्रेन में रहती है या माइंड में रहती है? सो मेमोरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक होती है वर्किंग मेमोरी, कि जो हमें बताती है कि अगर मुझे चाय बनानी है तो उसमें मुझे चाय पत्ती डालनी है, दूध डालना है, तो दैट इज़ माय वर्किंग मेमोरी। देन देयर इज़ अ विजुअल मेमोरी, कि आज मैं आपसे मिली हूँ, कल मुझे ये सेटअप याद रहेगा कि मैं वहाँ पे इस तरीके से बैठी थी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी गेस्ट से मिले या हम किसी फंक्शन में गए, तो हमें याद रहता है कि हम उस फंक्शन में गए थे, उसमें रेड कलर के कर्टन्स थे, उसमें चेयर्स का एक कलर था। दैट इज़ माई विजुअल मेमोरी। देन देर इज़ हैप्टिक एंड आइकॉनिक मेमोरी, जो कि मुझे बताता है कि अगर मैंने कोई साउंड सुनी है, मैंने कोई बातें की हैं, तो वो बातें मुझे याद रहें। तो मेमोरी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। मेमोरी के अलग-अलग पार्ट्स हमारे ब्रेन में अलग-अलग एरियाज़ में होते हैं। अब मेमोरी को पहले रजिस्टर करना, फिर उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस दोनों का ही जो एरिया है हमारे ब्रेन में अलग-अलग होता है। तो हमारा टेम्पोरल लोब का मीडियल पार्ट, हमारे टेम्पोरल लोब का लेटरल पार्ट, हमारा फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ें 3-4 एरियाज़ हैं जो कि मिलके मेमोरी को रेगुलेट करते हैं। मेमोरी इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग योर स्टफ फ्रॉम योर बुक्स, मेमोरी इज़ अबाउट अ रूटीन। हम रूटीन में मेमोरी को यूज़ करते हैं, और ये 3-4 पार्ट्स हैं हमारे टेम्पोरल और फ्रंटल लोब के, जो कि हमें उसमें हेल्प करते हैं। अभी तक मेरे को पूरे पॉडकास्ट में ये समझ आ रहा है कि आपको इजी चॉइसेस नहीं लेनी है, आपको हार्ड चॉइसेस लेनी है, तभी आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग एक्टिव कर पाओगे। एक्टिव कर पाओगे, ट्रेन कर पाओगे, कीप ट्राइंग समथिंग न्यू एवरी वंस इन अ व्हाइल। ब्रेन के लिए कोई बेस्ट, या मैं बोल दूं टॉप 3 फ्रूट्स जो आप बताओ कि हर दिन खाने चाहिए? सो टॉप 3 फ्रूट्स में मैं बोलूँगी, सबसे पहले बेरीज़। इट कैन बी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी,
क्योंकि बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्रेन के सेल्स के डैमेज के प्रोसेस को, सेल डेथ के प्रोसेस को रोक देते हैं। तो एक तो वो, सेकंड कीवी, अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड थर्ड आई वुड से बनाना, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत होता है। वो ना सिर्फ हमारी मसल्स के लिए, इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन को भी हेल्प करता है। हमारी मसल्स को कैसे हेल्प करता है? अगर हम पोटेशियम नहीं लेते हैं, हमारा पोटेशियम लेवल लो या ऊपर जाता है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू समथिंग एज सीरियस एज वीकनेस, कि हमें हॉस्पिटल में एंड अप होना पड़े। ऐसा वाला सिचुएशन भी आता है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेली 1 बनाना, 1 कीवी, फ्यू बेरीज़ तो ज़रूर कंज़्यूम करना है। फ्रूट्स के अलावा मैं अगर फ़ेवरेट फूड बताऊँ फॉर योर ब्रेन हेल्थ, दैट वुड बी वॉलनट्स। Walnuts are rich in antioxidants. They have good catechins. They have good molecules to activate your brain. They are proven to increase your memory also. So walnuts are really good for your brain health. तो अगर आपको अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए कुछ इंक्लूड करना है डाइट में, तो वो ये चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि ऐसी कौन सी डाइटरी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, आई वुड से एनीथिंग दैट इज कॉल्ड जंक, anything that is rich in saturated fats, anything that is oily, high sugary drinks, energy drinks, even bakery products. Not homemade bakery products, they kind of use good products, वो अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, बट द बेकरी प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड आउट, जो बाहर से हमें मिल रहे हैं, गॉट इट। जो हमें एनर्जी ड्रिंक्स मिल रही हैं, ये सब के सब इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन को हार्म करते हैं। जितना भी हमारा जंक फूड आइटम है, बर्गर्स हैं, केचप है, मेयोनेज़ है, जो कि हम बच्चों को भी दे देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, दीज़ आर ऑल रॉटिंग देयर ब्रेन, दे आर नॉट हेल्पिंग देम। सो एवरी वंस इन अ व्हाइल अगर आपको कंज़्यूम करना है, लाइक वंस इन अ मंथ और वंस इन अ फॉर्टनाइट, इट्स ओके, बट इन अ रूटीन बेसिस इट्स नॉट ओके। डन मैम, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू इतनी परम जी। अच्छी और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत मच नीडेड पॉडकास्ट है ये हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।